अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेओसी। आप देख रहे हैं जोहर्स ऑफ केमिस्ट्री। हट करते हैं आज का टॉपिक इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप पेन और पेपर पकड़ें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि व्हाट इज नॉट स्टडी टुडे इज नेवर फिनिश्ड टुमारो। अब इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको पता है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है? chemical combination of symbols which represent elements in a compound, different elements in a compound. ये सबसे पहले जैकोब बर्जीलियस जो था, उसने सिंबल्स भी और केमिकल फार्मूला जो है ना सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, तो दो तरह का होता है केमिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, ये जो इंपिरिकल है ना, इसका मैं आपको अगर मीनिंग बताऊं तो इंपिरिकल का मीनिंग जो है वो है एक्सपेरिमेंटल या बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। देखो, हम आमतौर पर ऐसे कह देते हैं कि इसका जो मीनिंग है ना वो है सिंपलेस्ट। वो हम इसकी डेफिनेशन को समझाने के लिए कहते हैं। इंपिरिकल का ये ऐसा फॉर्मूला है जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर दिया गया हो, यानी एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थ्योरेटिकल है। अच्छा, इंपिरिकल फॉर्मूला की हम डेफिनेशन क्या होगी इसकी? देखो, ये द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ atoms of different elements in a compound। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स को रिप्रेजेंट करता है और उनके दरमियान में सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसके बिल्कुल बरक्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे? द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in a molecule of compound। देखो, यहाँ पर जो काबिले गौर बात है ना, जो मैंने यहाँ लिखा, मैंने एलिमेंट्स इन कंपाउंड, गौर करना, यहाँ मैंने लिखा एलिमेंट्स इन कंपाउंड और यहां मैंने लिखा इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। पॉइंट आपने ये याद रखना है। ये क्या करता है? डू नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ये हमें नहीं बताता। ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल क्या कहलाता है भला? बताओ ना, पढ़ के आए हो 12th में, क्या है भला? एटॉमिसिटी। यानी ये हमें एटॉमिसिटी नहीं बताता, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल नहीं बताता। और ये क्या करता है? ये जो है ना, ये गिव्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक्चुअल नंबर कह लो आप, ठीक है? एक्चुअल नंबर या एग्जैक्ट नंबर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है। अच्छा, ये एग्जैक्ट नंबर। अब और क्या पॉइंट हो सकता है? मैं इसको जब एग्जांपल दूंगा आपको ये सारी। अब इसमें बात यह है कि ये जो होता है ना हमारे पास, इट एक्सप्रेस मॉलिक्यूल इंपिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड, या मैं इसको कहता हूं, ये हमें क्या कहता है? गिव्स या शोज। ये क्या करता है? शोज इंपिरिकल फॉर्मूला mass of a compound। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? शोज मॉलिक्यूलर mass of compound। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर mass शो करता है।
अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये जो इंपीरिकल फॉर्मूला है, ये पॉइंट याद रखें, कैलकुलेटेड फ्रॉम, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। ये कंबशन एनालिसिस से कैलकुलेट किया जाता है। और याद रखना, ये जो कंबशन एनालिसिस है ना, इसको एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं या आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसको कंबशन एनालिसिस से, एलिमेंटल एनालिसिस से या क्वांटिटेटिव एनालिसिस से कैलकुलेट किया जाता है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इंपिरिकल फॉर्मूला विद एन। ये ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इंपिरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर दें। एन से, एन के बारे में कुछ बातें याद रखो। ये जो एन है ना, एन, एन जीरो नहीं हो सकता भाई, जीरो होगा तो वो तो फिर एन जो है ना नेगेटिव नहीं हो सकता। एन जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये हमेशा होल नंबर ही होता है एन। तो फिर एन क्या हो सकता है? एन जो है ना, एन ये हो सकता है वन, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 एंड अप टू सो नॉन जीरो पॉजिटिव। ये जो एन है, ये एन कैसे कैलकुलेट होता है याद रखना। एन जो कैलकुलेट होता है ना, ये होता है जी मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस, अवर इंपिरिकल फॉर्मूला मैस। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है जी, एन हमारे पास यहाँ इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये इंपिरिकल फॉर्मूला मैस कैसे कैलकुलेट होता है? भाई बड़ी सिंपल बात है, कंबशन एनालिसिस से कैलकुलेट होता है ये। जब इंपिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, उसके जो अंदर एटॉमिक मैसेज जितने भी होंगे सबको सम कर देंगे। और मॉलिक्यूलर मैस कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मैस कैसे निकलता है? कई तरीके हैं इसके, बहुत सारे मेथड है इसमें। होफमैन मेथड है इसमें, विक्टर मेयर्स मेथड है इसमें ना। आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी नॉन वोलाटाइल सल्यूट का हम मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दो मेथड बताता हूँ यहाँ पर। एक तो ये है कि अगर आप मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना चाहते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे करो कि आप वेपर डेंसिटी, किसी भी वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो, वेपर डेंसिटी क्या होती है। ये रेशियो होती है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड जिसका फाइंड कर रहे हो, टू दी मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कंपेयर करके वेपर डेंसिटी निकाली जाती है। तो अब ये 2 हाइड्रोजन वाला है और ये मॉलिक्यूलर मैस जो फाइंड करते हो, यानी ये 2 इधर हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर मैस ओवर 2, ये हाइड्रोजन की रेशियो। दूसरा है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये दो हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना काफी सारे मेथड होते हैं। तो ये जरा एन के बारे में याद रखना और गौर करो कि अगर एन 1 हो जाए, यहाँ 1 पुट कर दूं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला सेम नहीं हो जाएगा? मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। अब यहाँ एग्जाम्पल भी और कुछ बातें और भी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो होता है ना, ये वाला हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। इट इज यूज्ड फॉर ऑल कंपाउंड्स, ऑल जितने भी कंपाउंड्स है ना, जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब के लिए यूज होता है। मतलब कौन कौन से कंपाउंड भाई? ये चाहे हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, उसके लिए भी यूज होता है। हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड, उसके लिए भी यूज होता है। और यहाँ हमारे पास कोई जायंट कोवलेंट कंपाउंड हो, जायंट कोवलेंट मॉलिक्यूल हो, मैं इसको कहता हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल। जो जायंट कोवलेंट मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, आप ना इनको पॉलीमर्स भी कहते हो, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स भी कहते हो। तो इनके लिए भी यूज होता है। और ये जो है, ये किस लिए यूज होता है याद रखना। ये ना यूज्ड फॉर ओनली, यूज्ड फॉर ओनली मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये जस्ट और जस्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए ही यूज होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए ही यूज होता है। मैं एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ। एग्जांपल जो होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ ना हम ये इधर एग्जांपल पे आते हैं, इधर से मैं वापस, यहाँ जो मेरे पास एग्जांपल है ना, वो है ग्लूकोज। क्या फार्मूला ग्लूकोज का? C6
H12O6, या मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट से मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये ग्लूकोज, ये एसिटिक एसिड। मैं लैक्टिक एसिड ले लेता हूँ, लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला, CH3CH, ये यहाँ पर OH, ये होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये मेरे पास आ गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब ये 3 है, मैं इसको कंडेंस करके अगर लिखूं ना एसिटिक एसिड को, क्या बनता है बोला, C2H4O2, ये एसिटिक एसिड का। और इसको जरा कंडेंस करो लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसको कंडेंस करो, क्या बनेगा, ये 3 कार्बन है C3H6O3। आप देखो क्या इनमें ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। यहाँ पर सिंपलेस्ट, ये 6 12 और 6 की सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, क्या निकलेगी भला, ये ना 6 और रेशियो 12 रेशियो 6, ये सिंपलेस्ट नहीं है, फर्दर सिंपल हो सकते हैं, 6 1s आर, 6 2s आर, 6 1s आर। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसकी जो बनेगी ना, वो इंपिरिकल फॉर्मूला इधर बनाओ, क्या बनेगी भला, वो बनेगा ग्लूकोज के लिए CH2O, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसके भी देखो यहाँ से 2 रेशो, ये भी वही सेम बनेगा, आप इसको कैंसिल करके देखो CH2O, इसके लिए भी बिल्कुल सेम। तो यानी यहाँ पर तीनों का इंपिरिकल फॉर्मूला सेम है। आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है कि CH2O इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, अल्फा ऑप्शन ग्लूकोज, बीटा ऑप्शन लैक्टिक एसिड, एंड चार्ली ऑप्शन एसिटिक एसिड, और डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इस तरह से हम एग्जाम्पल से भी इसको देख चुके हैं। एग्जाम्पल से यहाँ ना कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ नोट करना है आपने, तो वो मैं आगे बताता हूँ आपको, नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप याद रख सको। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ। ये एक बात तो याद रखना, दोज कंपाउंड्स, एक बात तो ये है जी, दोज कंपाउंड्स whose n value is unity, unity mean 1, जिनकी n की वैल्यू 1 है, they have same empirical formula and molecular formula। वो कंपाउंड जिनका n की वैल्यू 1 होगी ना, उनका इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मसलन वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये 1:2 है, 1:2 कार्बन और ऑक्सीजन का, इसको सिंप्लीफाई करो, ये पहले ही सिंप्लीफाइड है, इसके लिए n की वैल्यू 1 है। अच्छा आप ना, आप सुक्रोज देखो C12H22O11। अब इसमें ये देखो कि यहाँ ये फर्दर से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड। आप और कौन सा, आप CH4 मीथेन देखो, आप अमोनिया देखो, आप इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड दे सकते हो। और एक और बात, एक और पॉइंट याद रखना है आपने, वो पॉइंट क्या याद रखना है, वो पॉइंट इस तरह से है, कहता है ionic compounds and macromolecules have only empirical formula, ये याद रखें, ionic compounds and macromolecules have only are only represented by, ये भी कह सकते हैं, have only empirical formula, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इसमें ना मेरे पास एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे सैंड है, सिलिका जिसको आप कहते हो सैंड के अंदर आपने देखा ना कि सिलिकॉन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ एक लंबी चेन बनाती है अल्टरनेटिवली।
अच्छा ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो 12th के अंदर, तो हम इसको इस सिंपलेस्ट ये सिंपल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका इंपीरिकल सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड्स होंगे आपके पास। आपके पास ग्रेफाइट है, आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट और डायमंड वगैरह। इनका जो इंपीरिकल फॉर्मूला है, ऐसे तो एक कार्बन, डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 से जुड़ा होता है, तो आप क्या C4 बोलोगे या C5 बोलोगे? उसका सी, जस्ट सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वही इसका। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। मैं आपसे यहाँ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये अल्फा ऑप्शन है जी, अल्फा ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और बीटा ऑप्शन है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और चार्ली ऑप्शन मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, और डेल्टा ऑप्शन लेट्स से मेरे पास आ जाएगा वाटर। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली इंपीरिकल फॉर्मूला, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला ही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता? तो आप देखो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों होता है। अभी पढ़ा ग्लूकोज के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड का सेम इंपीरिकल, जो इंपीरिकल फॉर्मूला वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वाटर का भी जो ही इंपीरिकल फॉर्मूला वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो NaCl है ये आयनिक कंपाउंड है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसका जस्ट और जस्ट इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। अच्छा एक ये भी ऐसे भी स्टेटमेंट कह सकता है, मैंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली इंपीरिकल फॉर्मूला, ये भी कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके लिए भी यही आंसर बनेगा। ठीक है, अभी अभी ना हम नेक्स्ट और भी कुछ स्टेप्स है इंपीरिकल फॉर्मूला को फाइंड करने के, फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टेप्स टू फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, यहाँ ना बेसिकली स्टेप्स टू कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट MCQs बनते हैं। स्टूडेंट स्टेप्स टू कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये समझ आ गया ना उसको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा ये जो है ना स्टेप्स टू कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला, स्टेप्स टू कैलकुलेट टू फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला, ये 4 स्टेप है जी। कंबशन एनालिसिस में आपने पढ़ा कि जब परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट हासिल हो जाती है ना, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, और उससे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है जी डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। आपने ना क्या फाइंड करना है, परसेंटेज और कंपोजिशन फाइंड कर लेनी है, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ये ऑफ ईच एलिमेंट ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको बताऊं कंबशन एनालिसिस से कैलकुलेट होती है, लेकिन ये यूजली गिवन होती है, आमतौर पर यूजली गिवन, आमतौर पर ये आपको न्यूमेरिकल अभी यहाँ तो दी गई होगी, ज्यादातर यही है, नहीं भी दी है तो आप वही कंबशन एनालिसिस का फॉर्मूला लगाओगे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उसने अमाउंट दी होगी। अच्छा दूसरा इसमें स्टेप क्या है, दूसरा जी फाइंड ग्राम एटम्स, फाइंड ग्राम एटम्स, आप ग्राम एटम्स फाइंड कर लोगे। अब ग्राम एटम्स को ना मोल कहते हो आप लोग, मोल फाइंड कर लो। अब ये कैसे करेंगे, आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी होगी या आपको मैथ दिया गया होगा, मैथ या इन दोनों में से, इसको आपने क्या करना होगा, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास जो जो एलिमेंट है ना उसकी परसेंटेज है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, और क्या आपने इसमें करना होगा, और इसमें आपने ये देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, एटॉमिक रेशियो, फाइंड एटॉमिक रेशियो, फाइंड एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी होगी। एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करोगे, आपने क्या करना है, डिवाइड ऑल ग्राम एटम्स बाय स्मॉलेस्ट वन, जो उनमें से सबसे छोटा उससे डिवाइड। अच्छा चौथा स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपने अगर तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इफ एटॉमिक रेशियो इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एटॉमिक रेशियो जो है ना ये एटॉमिक रेशियो, अगर तो ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला दे देगा। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसी सूटेबल डिजिट के साथ, मल्टीप्लाई सूटेबल डिजिट, किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इंपीरिकल फॉर्मूला आज मिल जाएगा। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए
ये जो इंपिरिकल फॉर्मूला के चारों स्टेप है ये आप माइंड में रखें। और अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मेरे पास ना ये एक क्वेश्चन है, ये चार स्टेप, एक पांचवा स्टेप भी है। वो ये आप अगर आपको ना मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने के, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के पहले चार स्टेप तो यही होंगे। फोर्थ स्टेप ये होगा कि आपने ना इंपिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को यही स्टेप। अच्छा, अब यहाँ मैं अब क्वेश्चन देता हूँ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको फॉलो करते हैं बच्चों, इसको फॉलो करते हैं। A hydrocarbon, a hydrocarbon contains 80% कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन के अंदर 80% कार्बन है एंड 20% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, फाइंड इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला। तो या ऐसे कहता है इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला विल बी, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अल्फा ऑप्शन दे देता आपको CH4, बीटा ऑप्शन दे देता है CH3, चार्ली ऑप्शन दे देता है CH2 और डेल्टा ऑप्शन देता है CH। तो बताओ भी इसका क्या होगा आंसर। अभी ये चार स्टेप है, चार स्टेप में ना क्या कहता है, पहले तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी, वो गिवन है परसेंटेज। यहाँ ना कार्बन रेशो हाइड्रोजन, कार्बन कितना 80%, हाइड्रोजन कितना 20%। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है फाइंड ग्राम एटम। वो कैसे करोगे, जो भी परसेंटेज या मैस दिया गया ना उसको रिलेटिव एटॉमिक मैस से डिवाइड कर दो। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मैस कितना है 12 और इसका हाइड्रोजन का कितना 1.008, हम 1 लिख लेते हैं। अच्छा, इसको डिवाइड करो ना इसके साथ, आप डिवाइड करो ये यहाँ पर आप, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होगा आपने ऐसे डिवाइड करना है, चलो मैं भी करता हूँ डिवाइड। यहाँ पर ये 12 है ना, 12 5 आर 60 होता है, 12 ये 5 6 आर 12 6 आर 72 होता है, ठीक है 76 आर 72, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम फर्दर देखते हैं, फर्दर इसमें ये इसको माइनस करो, 8 आ गया, 8 बच गया ना, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये फिर इधर। अब फर्दर देखो ये फिर 6 आर पॉइंट 12 6 आर 72 हो जाएंगे, 12 6 के 72 होता है भाई, ये 72। अच्छा, ये इस तरह चलता जाएगा। अब हाइड्रोजन का तो ये आ गया जी 6.6 और ये आ गया 20। अच्छा, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड एटॉमिक रेशियो। कैसे करोगे, आपने ना स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना है, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, ग्राम एटम, ये वाला स्मॉलेस्ट है, तो 6.6 इसको इधर डिवाइड कर दिया और 20 डिवाइडेड बाय 6.6। अच्छा, इसका क्या आएगा आंसर, इसका तो 1 आ गया, इसका क्या बनेगा भला 6 3 आर 18, ये ऑलमोस्ट 3 आंसर आएगा इसका। तो क्या कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन एक है और हाइड्रोजन 3 है, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ भला, बीटा ऑप्शन। ये